चलो तो अपन क्वांटम संख्या पढ़ रहे थे, क्वांटम संख्या हो गई जा रहा हूँ, उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे कि क्वांटम संख्याओं पर क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो अक्सर पूछते हैं वो ये है कि कौन सी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है, किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एक क्वेश्चन अपना ये बनता है कि कौन सी क्वांटम संख्या किस बारे में अपने को जानकारी देती है। ठीक है, तो उसमें अपने को देखो चार चीज है। सबसे बड़ा अपने पास क्या है, कोश। कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश। उपकोश में क्या होते हैं, कक्षक, और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किसी भी एलिमेंट का क्या, सेल। सेल में क्या होते हैं, सबसेल। सबसेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। अब जो कोश का होता है वो होता है साइज, आकार। कोश का क्या होता है, साइज, आकार। सबसेल का क्या होता है, शेप, आकृति। कक्षक का क्या होता है, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूर्णन की दिशा। ये चीजें होती हैं। अब कोश के आकार के बारे में कौन जानकारी देती है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में जानकारी देती है। कोश की आकृति के बारे में कौन देती है, एजीमुथल, डिगंसी क्वांटम संख्या। कक्षक के और विन्यास के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक। और घूर्णन की दिशा के बारे में चक्रण, स्पिन क्वांटम संख्या जानकारी देती है। एक तो जानकारी का क्वेश्चन आता है कौन किसके बारे में जानकारी देता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या कोश के आकार के बारे में, दिगंसी क्वांटम संख्या उपकोश की आकृति के बारे में, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास के बारे में, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण की दिशा के बारे में जानकारी देती है। तो एक तो क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी क्वांटम संख्या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, अपने को जानकारी देती है, वो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। एक अगले प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो है कि अपने को कुछ ऑर्बिटल दे देगा, वो कक्षक दे देगा, और उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान पूछ लेगा। कोई भी कक्षक ऑर्बिटल दे देगा और क्या पूछ लेगा, चारों क्वांटम संख्याओं का मान पूछ लेगा। वो अपन कैसे करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन बोले 5DYZ, 5DYZ ये कक्षक है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा, है ना, वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द 5DZ ऑर्बिटल। 5DZ कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपने पास जैसे आता है। तो N, L, M और S ये चार क्वांटम संख्या हुई। N का मान क्या होता है, जो सबसे आगे जो संख्या लिखी होती है वो N का मान है। सबसे आगे जो संख्या लिखी हो क्या है, N का मान। तो बताइए N का मान कितना है इसमें, 5 हो गया। N का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब L का मान हम देखते हैं S, P, D, F से। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए फाइनल 3। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। कौन है यहाँ पर, D के लिए L का मान क्या जाएगा, 2। अच्छा, अब M के मान क्या होते हैं, -L से +L, मतलब -2 से +2 के बीच में कुछ होगा। अच्छा, D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। ठीक है, तो उनके लिए 0 तो चली जाती है कहाँ, लास्ट में, और बाकी मान नीचे आ जाते हैं। तो DXY के लिए -2, DYZ के लिए -1। तो इसके लिए M का मान क्या हो गया, -1। और हमें डायरेक्शन तो बता दी रखी उसने, तो S का मान क्या होगा, ±1/2, जो भी डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं।
जैसे ICAR में क्वेश्चन आया था कि 4s ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी। 4s ऑर्बिटल है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान पूछा था ICAR में, तो इसके लिए क्या मान हो जाएंगे। n का मान कितना है 4, n का मान हो गया 0। अब s है, s के लिए 0, अब L 0 तो m भी क्या होगा 0 प्लस माइनस 1। इस तरीके से अपन कोई भी ऑर्बिटल कक्षक दे रखा है तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन हो जाए कि हमें क्वांटम संख्याओं के मान दे दे, वो क्या दे दे, क्वांटम संख्याओं के मान दे दे और क्या पूछ ले, कक्षक पूछ ले। ठीक है, जैसे वो बोले कि दी गई क्वांटम संख्याओं का मान निम्न में से किस कक्षक के लिए सही होगा। दी गई क्वांटम संख्या का मान निम्न में से किस कक्षक के लिए सही होगा, है ना। मतलब द गिवन वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स आर बिलोंग्स टू विच ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसमें जैसे उसने आपको वैल्यू दे दी, उसने आपको दे दिया ये 4 वैल्यूज दी, पूछेगा कौन से कक्षक के लिए होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n का मान उठा लोगे। सबसे पहले क्या कर लोगे, n का मान उठा लोगे। n कितना है 3, फिर L कितना है 1। L 1 किसके लिए होता है, P के लिए। L 1 किसके, P के लिए, तो हमने क्या ले लिया P। अब M क्या है 0, 0 किसके लिए होता है, Z के लिए। 0 किसके लिए होता है, Z के लिए। तो ये हो गया PZ, डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, प्लस आप है ऊपर की ओर। तो ये अपने पास कक्षक हो गया 3PZ। तो दोनों तरीके से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वांटम संख्याओं के कुछ सेट बना देता है, वो पूछ लेता है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। उसके हिसाब के लिए अपन कैसे करेंगे, उसमें अपने को 3 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए कि n का मान कभी शून्य नहीं होता है, n का मान कभी शून्य नहीं होता है, मतलब वैल्यू ऑफ n नेवर इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ n नेवर इक्वल्स टू 0, n का मान कभी 0 नहीं होगा। L का मान सदैव n से छोटा होता है या कम होता है। L का मान हमेशा n से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब n इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, या वैल्यू ऑफ L नेवर बी मोर देन वैल्यू ऑफ n। तो L का मान हमेशा n से कम होता है। तीसरा, m का मान कभी L से अधिक नहीं होगा, बराबर हो सकता है। जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका मान कभी L से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि -L से +L होता है, बराबर तक हो सकता है। मतलब द वैल्यू ऑफ m नेवर बी ग्रेटर देन L मे बी इक्वल। m का मान कभी L से बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। इसके आधार पर अपने को देखनी होती है कि कौन सा सेट सही होगा, कौन सा सेट सही नहीं होगा। ठीक है, जैसे अपने को बोले कि सही समूह पूछे अपने से, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याओं का निम्न में से कौन सा समूह सही होगा। ठीक है, कौन सा समूह क्या होगा, सही होगा। करेक्ट सेट की बात करते हैं करें अपने से, तो ऑप्शंस अपने को दे वो
ये कुछ है जैसे उसने ऑप्शन अपने को दिए, ये ऑप्शन उसने थे। अपने से पूछे कि कौन सा वो क्या होगा सही होगा। अपने को चीजें ध्यान रखनी है, तो तीनों पॉइंट ध्यान रखने, एन का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, एल का मान सदैव एन से कम होगा, एम का मान एल से ज्यादा नहीं होगा, बराबर हो सकता है, और एस का मान दो ही होता है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। एस का मान दो रहेगा, प्लस 1/2 या माइनस 1/2। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाले में एन का वैल्यू 5 है, यहाँ तक ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए बस। एल 1 है, इससे कम है, एम इससे कम है। एस का मान कितना होता है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, तो यहाँ पर कितना दिया एस का मान प्लस 3/2, ये गलत हो गया। ओके, फिर एन का मान कभी जीरो नहीं होता, यहाँ पर कितना देगा जीरो, तो ये भी खत्म। एन का मान 2 यहाँ ठीक है, एल का मान 1 यहाँ ठीक है, इससे कम है, लेकिन एन का मान कितना हो गया -2। माइनस, अब यहाँ वैल्यू में अपन साइन नहीं देखेंगे, चिन्ह नहीं देखना है, संख्या देखनी है, ठीक है, क्योंकि एम का मान क्या था माइनस एल से प्लस एल। अब एल 1 है तो मान क्या होना चाहिए था -1 से +1, उसी के बीच में होना चाहिए था, ये हो गया -2, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब एन का मान 4, ठीक है, एन का मान 2 कमी है, ये बराबर तक हो सकता है -8, तो आंसर हो गया अपना 4। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो सेट सही है कि नहीं है, ठीक है। अगला जैसे अपन इसी में क्वेश्चन देखें कि कौन सा समूह सही मतलब गलत समूह की बात कर रहे हैं, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट सेट की बात करें। इनकरेक्ट सेट, गलत समूह कौन सा होगा या कौन सा उसके तर्क संगत नहीं होगा, है ना, हाँ, उस तरीके के सुसंगत नहीं होगा। अपने पास ऐसा जैसे क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ जैसे अपने को उसने बोल दिया ये 4 सेट उसने अपने को दिए और पूछा कि कौन सा सुसंगत नहीं है, गलत समूह कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें इसमें इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो एन की वैल्यू कितनी है 3, जीरो नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है। एन की वैल्यू 3 है, एल की 1 -1 बराबर तक है, ये ठीक है पहला। एन की 2, एल की 0 0 सही है, एन की 4, एल की 1, लेकिन एम की कितनी हो गई +2, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया। इस तरीके से अपन इसके ये सही गलत वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन सा सेट सही होगा और कौन सा सेट सही नहीं होगा। अगले टाइप का यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो आपको क्या करता है, कोई एक एलिमेंट दे देगा, तत्व बोलेगा, और उस एलिमेंट या तत्व के किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, 10वां 12वां 5वां कोई भी एक नंबर बोलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर संख्याओं की वैल्यू क्या होगी। वैसे 99% केस में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलता है, क्या बोलता है, लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के लिए वैल्यू पूछेगा। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जिस एलिमेंट की बात कर रहा है उस एलिमेंट का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में आ रहा है, कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, उस हिसाब से अपन भरेंगे। जैसे अपने को वो बोले कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा,
द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन Cl। तो क्लोरीन के अंतिम लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा, उस कंडीशन में अपने को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना। तो Cl का एटॉम नंबर कितना, 17। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 3p में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 3p में। लेकिन अब इनमें से भी 5 है 3p में, तो इनमें से कौन सा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो अपने को देखना पड़ेगा। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 कक्षक होते हैं। p में 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और वो 3 कक्षक कौन कौन से होते हैं, px py और pz। अच्छा, हुंड का नियम क्या कहता है, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे इसको देखने तो अंतिम कौन सा लग रहा है हमें, ये देखने में ये हमें अंतिम दिख रहा है, लेकिन ये अंतिम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तक अपन जा रहे हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन बचे। हुंड का नियम क्या बोलता है, आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है अपने को। अब एक एक इलेक्ट्रॉन भरते, 12 भर गए, ये हो गया 13 14 15 16 17। तो ये इलेक्ट्रॉन हुआ लास्ट वाला। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमारा, py में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, py में है। अच्छा, अब इसके लिए अपन निकालेंगे n l m और s। बताइए n की वैल्यू कितनी है, सबसे आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, 3। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। कौन सा कक्षक है, p के लिए l का वैल्यू a, p के लिए l की वैल्यू 1, ठीक है। अब m है तो क्या, py, pz के लिए 0, px के लिए -1, py के लिए +1। तो +1 और डायरेक्शन कहाँ है, नीचे डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, -12। इस तरीके से अपन ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जेट में जैसे आया था 2017 में क्वेश्चन के बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए या चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, 4 क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए या चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। बेरिलियम का एटॉम नंबर कितना है, 4। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे 1s2 2s2। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 2s में। 2s में, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इनमें से चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये रहा, ठीक है। अब वैल्यू देखें, n कितना है, 2। s कक्षक के लिए n का मान L0, तो m भी डायरेक्शन किधर है, नीचे है, तो -12। इस तरीके से अपन ये क्वांटम नंबर्स के क्वांटम संख्याओं के इक्वेशन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अपन बात करें कि कक्षक क्या होता है। कक्षक, कक्षक क्या होता है, किसी परमाणु का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। किसी परमाणु का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। ओके, अच्छा, अब मतलब प्लेस ऑफ एन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, उसे अपन ऑर्बिटल कहते हैं। अब दो चीजें हमारे पास हैं, एक होता है नोडीय सतह,
नोडल सरफेस, नोडीय सतह। देखिए यहाँ थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से सरफेस एस, तो नोडल सरफेस, नोडीय सतह केवल एस कक्षकों में होती है। नोडीय सतह केवल किस में होती है? एस कक्षकों में होती है। पी और डी में ये नहीं होती, सिर्फ किस में होती है? एस कक्षकों में होती है। कौन? नोडीय सतह। अच्छा, अब होती है एस कक्षक कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार होता है। ये जैसे कोई एटम है, इसमें ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, जैसे ये 1s कक्षक, 2s, 3s, 4s, 5s। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा? ये जो स्फेरिकल जो पोर्शन है, ये जो परिधि चल रही है इस पर, यहाँ पर घूमेगा, लेकिन इनके जो बीच वाली जगह है इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। तो ये जो बीच वाली जगह है, इसी को क्या कहते हैं हम? नोडीय सतह, नोडल सरफेस कहते हैं। यही क्या होता है? नोडीय सतह, नोडल सरफेस। इसका मतलब क्या होगा कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जस्ट है ना, लगातार दो क्रमागत, क्रमागत ना 1s और 2s, 2s और 3s, 3s और 4s, 4s और 5s, इन्हें क्रमागत कहा जाता है। दो क्रमागत एस कक्षकों के मध्य ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे क्या कहते हैं? नोडीय सतह के। दो क्रमागत एस कक्षकों के मध्य ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, क्या कहलाता है? नोडीय सतह कहलाती है। ठीक है, मतलब स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट s orbitals where electron probability is 0, it's called as nodal surface। ठीक है, नोडीय सतह की संख्या कितनी होती है? n-1। जैसे n की वैल्यू 5 है तो नोडीय सतह कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज आती है होती है नोडल प्लेन, नोडीय तल। प्लेन में p आ रहा है तो ये P और D कक्षकों में होते हैं। नोडीय तल कहाँ होते हैं? P और D कक्षकों में होते हैं। नोडल प्लेन R and P and D ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब P ऑर्बिटल, P कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबल, डंबलाकार। ये कोई P कक्षक हुआ। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा इसमें? इस डंबल के इस भाग पर इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाएगा, लेकिन यहाँ इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक प्लेन खींचे, लंबवत एक लाइन खींचे, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेगा ही नहीं कहीं। इसी को क्या कहेंगे? नोडल प्लेन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है, शून्य है। इसको क्या कह रहे हैं अपन? नोडीय तल, नोडल प्लेन कहते हैं। तो नोडीय तल की क्या परिभाषा हो गई? किसी भी P या D कक्षक के, किसी भी P या D कक्षक के लंबवत ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, क्या कहलाता है? नोडीय तल कहलाता है। क्या कहलाता है? नोडीय तल कहलाता है। किसी भी P या D कक्षक के लंबवत ऐसा तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, क्या कहलाता है? नोडीय तल कहलाता है। मतलब ए लॉन्गिट्यूडिनल और वर्टिकल प्लेन टू ए P और D ऑर्बिटल where electron probability is 0, it's called as nodal plane। अब कितने होते हैं नोडल प्लेन? याद करने के हिसाब से पता है ना, बाकी ध्यान रख सकते हैं कि यदि किसी कक्षक में, किसी ऑर्बिटल में एक बार XYZ आ रहा है, किसी भी ऑर्बिटल कक्षक के साथ एक बार XYZ आ रहा है तो उसमें एक नोडीय तल होगा। 2 बार XYZ आ रहा है उसमें 2 नोडीय तल होंगे, और XYZ पर स्क्वायर आ रहा है तो उसमें 0 नोडीय तल होंगे। एक बार XYZ पर 1 नोडीय तल, 2 बार XYZ पर 2 नोडीय तल, और स्क्वायर पर 0 नोडीय तल। ठीक है, जैसे P में तीनों पर एक एक बार ही होता है,
पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसलिए पी में तीनों में कितने कितने नोडीय तल होते हैं? एक एक नोडीय तल होते हैं। पी के तीनों में कितने नोडीय तल होते हैं? एक एक नोडीय तल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसमें 2 बार एक्स वाई आ रहा है, 2 नोडीय तल, 2 बार 2 2। इनमें यार स्क्वायर, स्क्वायर वाले में कितने होते हैं? 0 नोडीय तल होते हैं। तो ये नंबर ऑफ नोडीय तल हो जाते हैं, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। कोई डाउट है? ओके, अब अपन बात करें हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत कैसा होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। मतलब ये जो एलिमिनेशन स्पेक्ट्रम है उसके अंतर्गत भी कौन सा होता है? लीनियर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज द लीनियर स्पेक्ट्रम अंडर एलिमिनेशन स्पेक्ट्रम, अंडर एलिमिनेशन स्पेक्ट्रम। इसमें 5 श्रेणियां बनती हैं, वैसे 6 है, एम्बरी भी है, ठीक है। तो 6 श्रेणियां बनती हैं और कौन कौन सी हैं वो? लाइमन, लाइमन में जो वेवलेंथ स्टार्ट होती है, तरंग स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? पहली कक्षा से। कहां से स्टार्ट होती है? पहली कक्षा से, फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होके आगे कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें n1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, n2 की वैल्यू 2, 3, 4 से आगे कहीं पर भी जा सकती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में होती है लाइमन श्रेणी। अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है लाइमन। फिर बामर होती है सेकंड, बामर। बामर कहां से स्टार्ट होती है? सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है और 3, 4, 5 से आगे कहीं पर भी जा सकती है। फिर कहां पे होती है? दृश्य क्षेत्र में होती है। कहां होती है? दृश्य क्षेत्र में, विजुअल फील्ड में या रीजन में होती है। ये भी क्वेश्चन आया था कि एक तरंग n बराबर 2 से स्टार्ट होके n बराबर 3, 4, 5 तक जाती है तो कौन सी श्रेणी का निर्माण होगा? कौन सी श्रेणी बनेगी? बामर श्रेणी बनेगी। फिर आते पाषाण, इसमें 3 से स्टार्ट होती है, 4, 5 और कौन से क्षेत्र में होती है? अवरक्त क्षेत्र में होती है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन में रहती है, अवरक्त क्षेत्र में रहती है। फिर आती है ब्रैकेट, 4 से स्टार्ट होती है, 5, 6, 7 आगे कहीं पर भी जा सकती है। ये भी कौन से क्षेत्र में होती है? अवरक्त क्षेत्र में होती है।
फिर कौन सी होती है? फंड या फंड। 5 से स्टार्ट होगी, 6, 7, 8 में आके कहीं पर भी जा रही है। ये भी कहाँ होती है? और तीसरी होती है हम्फ्री। ये 6 से स्टार्ट हो गए, 7, 8, 9 तक आगे कोई भी चीज ऑर्बिट में जा सकती है। और ये होती है दूरवृत्त क्षेत्र में। फार इंफ्रारेड। ये 5 श्रेणियां अपने पास बनती है, लाइमन, बामर, बाशम, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। तो 6 श्रेणियां हो गई। जहां से स्टार्ट होगी तरंग वो N1 रहेगा, जहां पहुंचेगी वो क्या रहेगा? N2। अब फर्स्ट श्रेणी लाइमन है, उसमें N जो तरंग स्टार्ट कहाँ होगी? पहले कक्षा से, फर्स्ट ऑर्बिट से होगी। लेकिन बामर की कभी फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट नहीं हो सकती। बामर की कहां से स्टार्ट होगी? सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होगी। तो जिस नंबर पे आ रही है वहीं से उसकी तरंगें स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये इसमें 5 श्रेणियां हमारे पास बनती हैं। इसके आधार पर कितनी तरंगें बनेंगी टोटल नंबर ऑफ वेव्स, तरंगों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे वो इस पर अपन देखेंगे। तरंग संख्या, नंबर ऑफ वेव्स 1/λ, इसको न्यू बार से लिख देते हैं। मतलब तरंग दैर्घ्य का उल्टा तरंग संख्या होती है। आप तरंग दैर्घ्य निकाल दो, तरंग दैर्घ्य जो है उसका 1 में भाग दे दो, जो संख्या आएगी उसकी तरंगों की संख्या होगी। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का उल्टा तरंग संख्या रहती है। इसका फॉर्मूला था RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। ये तरंग संख्या होती है। अब यहाँ फॉर हाइड्रोजन, अपन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल्स टू क्या होता है? 1, और R तो कांस्टेंट है, स्थिरांक है। इसका मान कितना होता है? 109,678 इसका मान होता है। तो फॉर्मूला फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/λ या 678। Z तो 1 हो गया, 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, N1 क्या है? जहां से तरंग स्टार्ट होगी वो N1 है, और N2 क्या है? जहां तरंग पहुंचती है वो N2 है। जैसे कहते बामर से स्टार्ट होके हम्फ्री में गई, बामर से स्टार्ट होके कहाँ गई? हम्फ्री। तो बामर के लिए N का मान कितना? 2। बामर के लिए 2 और हम्फ्री के लिए N का मान 6। तो N1 कितना हुआ? 2 और N2 कितना हुआ? 6 हुआ। इस तरीके से अपन ये करते हैं और ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाता है।